आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद कमर खान। नई संसद में बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। बुधवार को सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। ये मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी अंतिम बजट है। इस अंतरिम बजट को लेकर बात करें तो लोगों को कई आसें थीं, कई उम्मीद थी और कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। इस अंतरिम बजट में क्या कुछ रहा, चलिए आपको पहले सुनाते हैं। Ushering the transformational reforms. PM Schools for Rising India, PM Shri, are delivering quality teaching and nurturing holistic and well-rounded individuals. The Skill India mission has trained 1.4 crore youth, upskilled and reskilled 54 lakh youth, and established 3,000 new ITIs. A large number of institutions of higher learning, namely 7 IITs, 16 triple ITs, 7 IIMs, 15 AIMS, and 390 universities have been set up. PM Mudra Yojana has sanctioned 43 crore loans aggregating to 22.5 lakh crores of rupees for entrepreneurial aspirations of our youth. Besides that, Fund of Funds, Startup India, and Startup Credit Guarantee schemes are assisting our youth. They are also becoming Rozgar Data. The country is वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज जो इंटरिम बजट पेश किया, यह फुल फ्लेज बजट नहीं है, इंटरिम बजट है। लेकिन इंटरिम बजट जो भी उन्होंने प्रस्तुत किया तो बहुत ही इंकरेजिंग है, बहुत ही उत्साहवर्धक है और आगे के लिए भी और अधिक आशाएं बढ़ती हैं। और भारत की इकॉनमी की साइज जितनी इस समय मैं पूरी तरह से मैं आश्वस्त हूँ कि इस इंटरिम बजट के कारण ही जो भी इंडिकेशन इस बजट से मिले हैं कि हमारी इकॉनमी जो आज दुनिया की 5 कंट्रीज में है, उसकी साइज बढ़कर 2027 तक मोर देन $5 ट्रिलियन जाएगी और 2030 आते आते मोर देन $7 ट्रिलियन। एक ऐतिहासिक बजट है जो पूर्ण रूप से परिलक्षित करता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत में एक नई क्रांति और परिवर्तन पिछले एक दशक में आई, एक विकसित भारत का लक्ष्य, एक आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, एक विश्व गुरु बनने का लक्ष्य, उन तीनों लक्ष्यों के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ और गति के साथ भारत बढ़ चुका है। हमारी 4 जो जाग प्रधानमंत्री के मस्तिष्क में है, हमारी महिलाएं, हमारे नौजवान, हमारे गरीब, हमारे अन्नदाता, उनके पूर्ण रूप से ऊर्जावान होने के आधार पे ही भारत आगे बढ़ेगा। और जो नए नए कीर्तिमान हर एक क्षेत्र में हमने स्थापित किए, चाहे वो संरचना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, जो चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे आयुष्मान कार्ड योजना हो, एक एक क्षेत्र में हमारे नौजवानों ने नए कीर्तिमान स्थापित किए, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे कोई भी प्रतिस्पर्धा हो। भारत अब आगे बढ़ चुका है। यही समय है, सही समय है। यही समय है, सही समय है। और इसी सही समय को लेकर अगर बात की जाए तो मोदी कार्यकाल के दूसरे दौर का देखा जाए तो यह आखिरी अंतरिम बजट है, क्योंकि कुछ ही महीनों बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद नई सरकार के गठन के बाद आम बजट लाया जाएगा। इस अंतरिम बजट से हालांकि कई सारी उम्मीदें थीं, कई सारे यहाँ पर कयास लगते दिखाई दे रहे थे। जो आज थी उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ हद तक खरा भी उतरा, तो कहीं ना कहीं जो है लोगों में इस बात को लेकर निराशा भी, खास करके टैक्स पेयर को लेकर बात करें या फिर जो सैलरीड क्लास वाले लोग हैं उनको लेकर बात करें, तो इसमें किसी तरह की कोई बदलाव की बात निकलकर सामने नहीं आ रही। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, चर्चा शुरू करेंगे इस बजट को लेकर। भारतीय जनता पार्टी से रहेंगे राजेंद्र सिंह जी। राजेंद्र जी, स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। साथ में रहेंगे फरहाना खान जी, कांग्रेस प्रवक्ता। फरहाना जी, आपका भी स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में।
कि जिस तरह से उम्मीदें थी, जिस तरह के कयास थे, जो आज थी जनता की कि क्या कुछ खास है इस बजट में, किस तरह देखा जाए? जी राजेंद्र जी। चलिए मिथुन मालवीय जी से जानेंगे बजट को लेकर। मिथुन जी, क्या लगता है जिस तरह से जो उम्मीदें थी उस पर कितना खरा उतरता नजर आ रहा है, खास करके जिस तरह से आप जिस क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो? देखिए सर, निश्चित ही कुछ उम्मीदें लोगों को, टैक्स पेयर्स को थी कि इसमें कुछ छूट बढ़ाई जाएगी, लेकिन मैं कहूँगा ये पहले तो इंटरिम बजट है सर, तो ये फाइनल बजट नहीं है। अभी इसमें और भी संभावनाएं हैं, जुलाई में आने में कुछ चीज़ें इसमें परिवर्तन हो सकती हैं जब फाइनल बजट हमारे सामने आएगा। परंतु स्टिल जो बजट इस समय पे प्रस्तुत हुआ है उसमें स्टेबिलिटी की बात की गई है कि पुरानी जो चीज़ें चली आ रही थी वो एज इट इज़ कंटिन्यू होंगी, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे जीएसटी हो, इनडायरेक्ट टैक्स हो, कहीं भी कोई परिवर्तन फिलहाल नहीं किया गया है। इससे ये एक हम उम्मीद लगा सकते हैं कि जो छूट पहले बजट में दी गई थी, जैसे किया गया था, या टैक्स क्रेडिट नई न्यू रिजिम और जो दोनों थी वो एज इट इज़ कंटिन्यू रहेंगी। उसमें हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि जैसे टैक्स पेयर्स को किसी प्रकार का एक बहुत बड़ा लाभ जो दिया गया है 2009-10 फाइनेंशियल ईयर 2009-10 और फाइनेंशियल ईयर 2014-15 तक की जो आउटस्टैंडिंग डिमांड थी जी, उन सारी डिमांड को माफ कर दिया गया है। 25,000 रुपए तक 2009-10 और 10,000 रुपए 2014-15 तक उन डिमांड को माफ कर दिया गया है कि अब उन डिमांड की वजह से लगभग 1 करोड़ करदाताओं को फायदा होगा माफ करने की वजह से। ये एक प्रकार की एमनेस्टी स्कीम है जो कि बहुत ही वेलकम मूव है मैं कहूँगा, जिसकी वजह से करदाताओं को जो उलझने हो रही थी कि उनके रिफंड नहीं आ पा रहे थे या पुरानी डिमांड की वजह से किसी प्रकार से उनके आयकर विवरणी को प्रोसेस होने में समय लग रहा था, वो अब नहीं लगेगा। या समझिए कि उन डिमांड्स के लिए उनको फॉलो अप करने की जरूरत नहीं है जो अपने आप में बहुत पुरानी हो चुकी थी, उनके लिए ना दस्तावेज ढूंढे जाते थे और ना उसके लिए उतना समय मिलता था। तो मैं कहूँगा वो एक बहुत बड़ा इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा चेंज है जिससे आम जनता को निश्चित ही बहुत ज़्यादा फायदा होगा। चलिए बिल्कुल, और हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र जी। राजेंद्र जी, क्या लगता है जिस तरह से जो जनता को उम्मीदें थी इस अंतरिम बजट को लेकर, कितना इस उम्मीदों पर खरा उतरता नजर आ रहा है? हेलो जी राजेंद्र जी। हेलो जी, बात जारी रखिएगा, आवाज मिल रही है आपकी। आवाज आ रही है आपको? जी, आप में आवाज मिल रही है आपकी, बात जारी रखिएगा। जी, तो जो बजट है, आंतरिक बजट में भी जनता की जो अपेक्षाएं थी उस पर सरकार खरी उतरते नजर आई है। जबकि आप देखिएगा कि पिछले 10 सालों में जो सरकार का आर्थिक रूप से सुदृढ़ता की ओर भारत बढ़ रहा है, उसका नतीजा है कि आज हम $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी पे आके खड़े हो गए हैं और विश्व की चौथी बड़ी अर्थशक्ति की ओर हैं। और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 2047 में हम देश की विश्व की नंबर 1 की शक्ति बनेंगे, तो निश्चित ही ये जो 10 साल का है और जो इस तरीके से चल रहा है सरकार की जो प्रगति पथ चल रहा है, इस पे हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में भारत और भी प्रगति करेगा। जहां तक बजट की बात है, तो हम देख रहे थे कि जो प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास की एक परिकल्पना के साथ और संकल्प के साथ काम किया गया है। आज देखिए 12 करोड़ किसान प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित हुए हैं, 4 करोड़ किसान फसल बीमा से लाभान्वित हुए हैं, तो अन्नदाता आज खुश है। महिलाओं की बात की जाए तो 10 साल में महिलाओं के शैक्षणिक स्तर में 28% की वृद्धि हुई है जी। 83 लाख स्वसहायता समूह के माध्यम से 1 करोड़ बहनें आज लखपति हो गई हैं। तो महिला भी सशक्तिकरण की दिशा में भारत जो है तेजी से बढ़ रहा है। महिलाओं के श्रम में भागीदारी जो है वो 2017-18 में 23% थी, आज 37% है। तो महिलाएं कदम से कदम मिलाकर भारत के विकास की दिशा में काम कर रही है जी। दूसरी चीज, युवाओं की बात की जाए तो युवाओं में भी काफी उत्साह है, क्योंकि जो भारत में आज रोजगार दिवस भी है, तो आज प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने मुरैना में 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ की सौगात दी है जी। इसी तरह से देश में जो है अपने
स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों को स्वरोजगारी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। तो जो युवा है, किसान है, महिला है, गरीब कल्याण की बात करें तो 25 करोड़ लोग जो है गरीबी स्तर के उससे ऊपर आए हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है भारत की कि 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। और एक बड़ी आशा की किरण जो दिखी है जो इस बजट में है कि आने वाले समय मध्यम वर्ग के लिए भी मकानों की व्यवस्था की जाएगी। तो ये एक अभी तक जो चल रहा था कि गरीबों के लिए पक्के मकान की बात करी जा रही थी, अब मध्यम वर्ग के लिए भी एक सरकार ने बड़ी सौगात के जो आशा की किरण दिखाई दी है। या मध्यम वर्ग भी जो मकान विहीन अगर कोई मध्यम वर्गीय है तो उसको भारत सरकार की तरफ से मकान की सौगात मिलेगी। तो निश्चित ही ये एक सराहनीय बजट है जिसमें हम कह सकते हैं कि तमाम जो पूरे अधोसंरचना, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, सुरक्षा, चलिए बिल्कुल हर क्षेत्र की और हर वर्ग की तकरीबन यहाँ पर आप बात कहते नजर आ रहे हैं कि हर एक वर्ग के लिए जो है मोदी सरकार ने यहाँ पर काफी कुछ सोच के रखा हुआ और उसी के मुताबिक जो है इस बजट में जो है तरजीह दी गई है। लेकिन बात आती है जी हमारे साथ जुड़े हुए राजेंद्र, मैं आपको बता दूं सीए हैं मिथुन मालवीय जी, उनसे बात करूंगा। मिथुन जी, क्या लगता है जिस तरह से किसी भी बजट को लेकर, किसी भी देश के लिए बजट आता, खासकर हमारे देश को लेकर बात करें तो इस वक्त जो जोर दिया जा रहा है वो आर्थिक व्यवस्थाओं को लेकर तो काफी मजबूत की जा सके, और ऐसे में जो इस बजट में बिंदु निकल कर सामने आए तो आर्थिक पहलू से अगर देखा जाए तो कितना कारगर साबित होंगी ये? सर देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। हमारे अभी तक जितने भी बजट आते आए हैं हमेशा घाटे के बजट आए हैं या लॉस में आए हैं। इस बार एक जो मुख्य बात रही है कि इसके पहले हम 5.8% डेफिसिट में थे, अभी 5.1 को एस्टिमेट किया गया है और जो प्रपोज्ड एस्टिमेट है वो 4.5% की डेफिसिट का है। तो मैं बोलूंगा कि जो घाटा है उसको हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं। घाटे का अर्थ है यहाँ पे कि हमारी जो रेवेन्यू है और जो एक्सपेंसेस है उसका डिफरेंस जो है कम होता जा रहा है। पहले हमारे एक्सपेंस बहुत ज्यादा थे, रेवेन्यू बहुत कम था, लेकिन अब डिफरेंस, तो इससे होगा क्या कि हम जो बोरोइंग कर रखी है, जो लोन ले रखे हैं हमने विदेशों से या कहीं और से, उन लोन को हम चुकाने में सक्षम होंगे, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने में सक्षम होंगे, जिससे ब्याज की बचत होगी और उस ब्याज की बचत से निश्चित ही वो पैसा दोबारा अर्थव्यवस्था पे ही लगाया जाएगा। तो ये एक मुख्य पहलू है इस बजट में जिसमें डेफिसिट को कम किया गया है, जो कि डेफिसिट ज्यादा होती थी और जो एस्टिमेटेड है वो भी 4.5% है। तो ये एक मुख्य बिंदु है जिससे मुझे लगता है कि अर्थव्यवस्था को निश्चित ही एक अच्छा सहारा मिलेगा। बिल्कुल, अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं मजबूत होगी और देश की जो टारगेट है वो ये लेकर चल रहा है हमारी सरकार, जिस तरह से कि पूरी दुनिया में मजबूत इकोनॉमी के साथ भारत एक अलग पहचान बनाता नजर आए। तो राजेंद्र जी, जिस तरह से आपने सुना कि अर्थव्यवस्था मजबूत यहाँ पर होगी और कहीं ना कहीं उस पहलू को लेकर भी सरकार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है, लेकिन जिस तरह से आपने भी जिक्र किया सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के सहारे जो है भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार आगे बढ़ती दिखाई दे रही है। लेकिन आपको नहीं लग रहा राजेंद्र जी कि इस मूल मंत्र में कहीं ना कहीं एक थोड़ी सी कमी रह गई है, खास करके सैलरी पैड लोगों को, सैलरी क्लास जो लोग हैं उनको लेकर बात करें, या टैक्सेबल जो लोग हैं जो टैक्स देते हैं उनको लेकर अगर बात करें तो क्या लगता है उनको लेकर किसी तरह का कोई बदलाव यहाँ पर नजर नहीं आया इस बार अंतरिम बजट में? नहीं, ये बजट है, आप भी समझ रहे हैं, लेखानुदान का बजट है और आने वाले मुझे लगता है कि जो मुख्य बजट जून जुलाई में प्रस्तुत होगा उसमें निश्चित ही कुछ राहत की अपेक्षा हम सरकार से भी रखते हैं कि जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है उसको टैक्सेशन में कुछ और छूट मिल सकती है जी। ये मेरा व्यक्तिगत सोच है और व्यक्तिगत मुझे लगता है कि आने वाले समय में जब मुख्य बजट पेश होगा तो निश्चित ही उसमें कुछ ना कुछ राहत और अधिक राहत के साथ जब नरेंद्र मोदी जी की अगली सरकार उनके यशोगान के साथ भारत में पुनः केंद्र में आएगी तो निश्चित ही आने वाले समय में हम देखेंगे कि और भी, क्योंकि ये देखिए ये तो एक प्रगति, मैंने कहा प्रगति पथ है, इस पे लगातार चलते रहना है, तो निश्चित ही इसमें आने वाले समय में और भी चीजें सामने आएंगी। जबकि जो कुछ चीजें आज से कुछ साल पहले तक जिन चीजों के लिए बजट ही नहीं होता था, हम देखते थे, चाहे अंतरिक्ष का मामला हो या आज उन सारी चीजों में भारत आगे बढ़ा है। तो निश्चित ही आने वाले जो मुख्य बजट होगा उसमें हम अपेक्षा रखते हैं कि सरकार और भी जो है विकासशील बजट पेश करेगी और उसमें कुछ और जो मध्यम वर्ग और अपर
क्लास के लोग हैं उनके लिए भी कुछ छूट मिलेगी। चलिए, अपर क्लास मध्यम वर्ग को लेकर यहाँ पर आप बात कहते नजर आ रहे हैं, लेकिन आपकी बातों से राजेंद्र जी जो बात निकलकर सामने आ रही है कि काफी आत्मविश्वास से लबरेज हैं आप आगामी सरकार को लेकर, और इस अंतरिम बजट पर कम और आगामी बजट को लेकर काफी बात यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं। देखिए सर, आप भी जानते हैं कि ये चूंकि एक व्यवस्था के तहत ही है कि इंटरिम बजट पेश करना है, और जो मुख्य बजट रहेगा वो सरकार आने के बाद पेश होगा। तो ये तो स्वाभाविक तौर पर है कि, और जो सरकार है, मैं ही नहीं कह रहा हूँ, आज सारे लोग जानते हैं कि आने वाले समय में जब मई में चुनाव होंगे, अप्रैल मई में, तो भारत में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक पुनः एक सशक्त सरकार आएगी जो भारत को विकास पथ पर और आगे तेजी से ले जाने का काम करेगी। और जो हमने पिछले 10 साल में विकास की गति देखी है, मैं सोचता हूँ इस गति को और ज्यादा पंख लगेंगे और ज्यादा तेजी से विकास होगा देश का। जी चलिए, बिल्कुल तेजी से विकास होगा, और कहीं ना कहीं इसी एजेंडे के सहारे जो है आगे की रणनीति भी बनती यहाँ पर दिखाई दे रही है। राजेंद्र, तो मिथुन जी क्या कहेंगे, जिस तरह से किसी भी राष्ट्र को लेकर बात करें तो ये कहा जाता है कि उस राष्ट्र की जो रीढ़ की हड्डी है वो युवा है, और युवा तब सशक्त होते हैं जब उनको प्रॉपर रोजगार यहाँ पर मिलता दिखाई देता है, उनके एम्प्लॉयमेंट को लेकर सरकार उचित कदम यहाँ पर उठाती दिखाई देती, क्योंकि जब रोजगार युवाओं को मिलेगा तो जाहिर सी बात है युवा मजबूत होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी यहाँ पर बदलती नजर आएगी। तो इस अंतरिम बजट में युवाओं को जो तरजीह देने की बात निकलकर सामने आई है, तो इकोनॉमिक बेस पे अगर देखा जाए तो कितना असर पड़ सकता है? निश्चित ही मैं इसका बाद भी जवाब दूंगा इस बात का भी, बट पहले मैं जो राहत की बात, एक बार मेरे को कुछ बिंदु है पूछने के। जैसे सर आपने कहा कि कुछ खास उसमें दिखा नहीं, ऐसा नहीं सर। देखिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज का जो 30% का रेट था वो अभी भी 22% पे यथावत रखा गया है, उसको बढ़ा सकते थे पर नहीं बढ़ाया है। कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को अभी भी 15% के टैक्स दायरे में रखा गया है, उसको भी बढ़ा सकते थे, वो नहीं बढ़ाया, जो कि राहत की बात है। जैसा मैंने पहले बताया कि 2009-10 की डिमांड 25,000 तक और 10,000 रुपये तक की डिमांड 2014-15 तक की वो भी माफ कर दी गई है। इसके अलावा स्टार्टअप्स के बेनिफिट को भी 31 मार्च 2025 तक के लिए कंटिन्यू कर देगा। ये बारीकियां हैं जो आम लोगों में सामने नहीं आती, परंतु ये हैं। तो ये एक प्रकार से अपर मिडिल क्लास या मैं कहूंगा लोअर क्लास सभी के लिए फायदे की चीज है। इसके बाद में आपके युवा वाले प्रश्न पे आता हूँ सर। एक इस बार बहुत जैसे जो नारा दिया गया था पहले, जय जवान जय किसान जय विज्ञान, अभी एक नया चीज उसमें जोड़ दिया गया है, जय अनुसंधान। बिल्कुल। तो जय अनुसंधान का मतलब है कि सर यहाँ इनोवेशन पे काफी ध्यान दिया जा रहा है, इनोवेशन की तरफ फंड्स को बढ़ाया जा रहा है। इनोवेशन बढ़ने से नई ऊर्जा, नया विकास हमें दिखेगा, नई टेक्नोलॉजी दिखेगी, और युवाओं के लिए उसमें एक संभावना है व्यापार को बढ़ाने की, एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करने की एक बहुत बड़ी संभावना है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को इंटरेस्ट फ्री या वेरी लो इंटरेस्ट रेट पे फंड्स देने की प्रयास कर रही है, और जो कि इस बजट में भी उन्होंने बोला है कि उनको दिया जाएगा। कहीं ना कहीं वो सब पैसा IIMs, IITs और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, इन सब चीजों को डेवलप करने के लिए, युवाओं को स्किल्स डेवलप करने के लिए मौका देगा। और युवा अगर डेवलप होंगे, स्किल्स डेवलपमेंट होगा, तो जो विकास हम 2047 में विकसित देश की बात कर रहे हैं, आज अगर हम उस पर काम करेंगे तो अगले 20-25 वर्षों में निश्चित ही हम उसको अचीव कर पाएंगे। तो इस तरफ आज से सोचना पड़ेगा, क्योंकि युवाओं पे अगर हम आज ध्यान देंगे तो निश्चित ही आज से 15-20 सालों में वो हमें रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए जो अनुसंधान का जो काम शुरू किया है, या उसकी तरफ जो बजट को बढ़ाया है, या स्किल्स डेवलपमेंट के लिए जो बजट को बढ़ाया है, मैं कहूंगा ये एक बहुत सार्थक कदम है, जो हमारे उन बिंदुओं को अहम दिखाता है कि भाई हम एक विकसित भारत की तरफ देख रहे हैं 2047। बिल्कुल, 20-25 साल का जिक्र आपने मिथुन जी यहाँ पर किया, तो मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो बात याद आ रही है कि 2047 तक, यानी जब हमारी आज़ादी को पूरे 100 साल हो जाएंगे, कहीं ना कहीं भारत दुनिया में एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र बनकर उभरेगा, और जो इसकी अर्थव्यवस्था है वो अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी मजबूत हो चुकी होगी। तो राजेंद्र जी, क्या लगता है, जिस तरह से किसानों का जिक्र आप बार बार यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं, युवाओं को जिस तरह से सरकार ने तरजीह दी अंतरिम बजट में, उसका जिक्र यहाँ पर आप कहते नजर आ रहे हैं, महिलाओं को लेकर, हालांकि महिलाओं की एक बड़ी तस्वीर 26 जनवरी पे जो है गणतंत्र दिवस के समारोह पर देखने को मिली, जब नारी शक्ति का प्रदर्शन यहां पर होता दिखाई दिया था। लेकिन जिस तरह से टैक्स को लेकर बात करें, मध्यम वर्ग का, जिस तरह से आपने कहा कि आने वाली जब सरकार, जब नया बजट आएगा, उनको लेकर कहीं ना कहीं बिंदु तैयार हो रहा है, खाका तैयार हो रहा है, लेकिन जो अभी मौजूदा हालत में जो टैक्स पे करते हैं उनको लेकर किस तरह देखा जाए, क्योंकि जो टैक्स लिमिट थी एज इट इज रखी गई है, और जिस तरह से सैलरी बेस्ड जो लोग हैं उनको लेकर भी फिलहाल किसी तरह का कोई बड़ा बिंदु सामने नहीं आया। राजेंद्र जी, मैंने आपको पूर्व में भी कहा कि ये अंतरिम बजट है, और निश्चित ही हम आशा रखते हैं कि आने वाले जो मुख्य बजट है उसमें सैलरीड लोगों और अपर मिडिल क्लास को टैक्स में कुछ ना कुछ और राहत मिलेगी। दूसरी चीज आपने कही युवाओं की, तो
1.5 करोड़ युवाओं को कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण मिला है। 43 करोड़ युवाओं को उद्यमी विकास के लिए लोन दिया गया है। आज अगर युवाओं की, और जो अभी सर बोल रहे थे संसाधन, 2014 तक 16 IIT थे, आज 23 हैं। एम्स की बात करें स्वास्थ्य की दृष्टि में तो 2014 में 7 एम्स थे, आज 22 एम्स हैं। विश्वविद्यालय शैक्षणिक स्तर पर युवा जब शिक्षित होगा तो निश्चित ही भारत सशक्त होगा। तो 2014 तक 723 विश्वविद्यालय थे, जो आज लगभग 1113, लगभग 1.5 गुना से ऊपर विश्वविद्यालय हो गए। तो हर दिशा में भारत युवाओं के शक्ति के सहारे आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। पीएम श्री बजट में जो 2023-24 में 4000 था, इस बार 24-25 में 6050 कर दिया गया है करोड़। तो हर क्षेत्र में मैंने आपसे कहा कि चहुमुखी विकास, सबका कल्याण, सबका विकास, सबका साथ। तो गरीब कल्याण की बात करेंगे तो भी वही है कि आज रेहड़ी लगाने वाले 78 लाख लोगों को ऋण की सहायता मिली है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बड़े लोगों की बात हो रही, गरीब की भी हो रही, मिडिल क्लास की भी हो रही और अपर क्लास की भी। अभी हमने देखा है, आपको भी जानकारी है कि इस बार जो है मध्यम वर्ग को भी आवास की सुविधा देने की बात हुई है। तो निम्न वर्ग, अपर वर्ग, आज गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोग अगर उनका जीवन स्तर में सुधार हुआ तो एक बहुत बड़ा फिगर होता 25 करोड़ देश की आबादी में, कि 25 करोड़ लोग अगर आज गरीबी रेखा के जीवन स्तर से ऊपर आए हैं तो निश्चित ही सरकार की योजनाएं और उनका प्रतिफल है कि भारत जो है तीव्रता से प्रगति पथ पर बढ़ रहा है। और जो अभी आपने भी कहा कि 2047 जब 100 साल पूरे होंगे तो निश्चित ही हम अपेक्षा रखते हैं कि विश्व की नंबर 1 की शक्ति भारत बनेगा। इस बात में कोई दो मत नहीं है। जिस तरह से 10 साल का विकास चला, इसी गति से अगर विकास चला तो आने वाले समय में विश्व के सिरमौर बनने से भारत को कोई नहीं रोक सकता। जी बिल्कुल, अंतरिम बजट है ये। पुरानी योजनाओं को ताकत देने के लिए, उनके लिए राशि मंजूरी को लेकर कहीं ना कहीं इस बजट को लाया जाता है। लेकिन जिस तरह से 2019 के बाद देखा जाए तो इसमें कुछ बदलाव भी यहाँ पर होते दिखाई दिए। आगामी यानी कि भविष्य को लेकर भी कहीं ना कहीं ऐलान होते दिखाई देते हैं। लेकिन मिथुन जी, जो बात निकलकर सामने आती है, क्योंकि भले ही अंतरिम बजट है, हर एक आदमी इस चीज़ को नहीं समझता, लेकिन उसकी जो आस है, जो उम्मीद है, वो यही रहती है कि जो महंगाई है कहीं ना कहीं वो नियंत्रित होती दिखाई देगी। लेकिन अंतरिम बजट के मुताबिक जिस तरह से देखा जाए, फिलहाल ना तो चीज़ें सस्ती होने को लेकर कोई बड़ा ऐलान यहाँ पर हुआ है, ना ही दाम बढ़ाने या महंगाई को लेकर यहाँ पर जो है ऐलान होता है या घोषणा होती है यहाँ पर दिखाई दी है। तो क्या लगता है, जिस तरह से गृहिणियों को लेकर बात करें तो उनकी अर्थव्यवस्था को लेकर या किसी परिवार या किसी कमाने वाले व्यक्ति के जो पॉकेट है उस पर कितना असर इस अंतरिम बजट का देखने को मिल सकता है, वो भी तब जब चुनाव नजदीक है? सर निश्चित ही उस तरह की तो कोई बात नहीं की गई है, परंतु मैं कहता है उनके रेट को कम किया जा सकता था, पर उन पे कुछ काम नहीं किया है। ये रोकूंगा मिथुन जी, जिस तरह से बात की जाती है जीएसटी की, तो कहीं ना कहीं एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी को लेकर बदलाव की बात बार बार निकलकर सामने आती है, क्योंकि जीएसटी जब सामने आता है तो इसमें बदलाव उस हिसाब से महंगाई के तौर पर कम नजर आते हैं, लेकिन एक्साइज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी में जो चेंजेस किए जाते हैं उसको किस तरह आंका जा सकता है? देखिए सर, तीनों ही कस्टम और एक्साइज और जीएसटी, एक तो इनकी एप्लीकेबिलिटी अलग अलग है जी। हर प्रोडक्ट पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगता है और हर प्रोडक्ट पे एक्साइज ड्यूटी भी नहीं लगता है, लेकिन हर प्रोडक्ट पे जीएसटी जरूर लगता है। बिल्कुल। तो मैं कहूंगा कि एक तो इनको एक साथ देखना थोड़ा सा टफ है, परंतु इसको ऐसे कह सकते हैं कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं, कुछ गुड्स कैटेगरी ऐसी हैं जिनमें दरों में गिरावट की जा सकती है, करनी भी चाहिए। कुछ आइटम्स में जो रोज उपयोगिता में आते हैं उनमें अगर कम करते तो निश्चित ही थोड़ा सा आम आदमी के लिए इसमें राहत मिलती। चलिए बिल्कुल, मिथुन मालवीय जी आप आए स्टूडियो में, समय दिया आपका, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राजेंद्र शुक्ला जी और कांग्रेस प्रवक्ता फरहाना जी जुड़ना था उनको, लेकिन किसी समस्या के कारण नहीं जुड़ पाएंगे, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर देखा जाए अंतरिम बजट पेश हो चुका है और बजट सत्र शुरू हो गया। हालांकि जिस तरह से देखा जाए 2 से 3 महीने बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और इन चुनाव के बाद जब नई सरकार का गठन होगा उसके बाद नए बजट को लेकर उम्मीदें यहाँ पर एक बार फिर जागृत होती नजर आई। लेकिन अंतरिम बजट में जिस तरह से मोदी सरकार ने हर एक वर्ग को जो है साधने की यहाँ पर कोशिश की है, हर वर्ग हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ देने की बात यहाँ पर की है, तो उसको देखकर यही लग रहा है, क्योंकि विपक्ष के नजरिए से अगर देखा जाए तो विपक्ष यही कहते नजर आता है कि चुनाव के मद्देनजर इस बजट में हर एक चीज को तरजीह दी गई है। लेकिन फिलहाल जो बदलाव हुए हैं कहीं ना कहीं उसका असर चुनाव पर पड़ेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। इस चर्चा में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ फॉर।